हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। इससे पहले के लेक्चर में हमने सीखा था मैटर और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है और वो मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे बिहेव करता है। ठीक है ना। आज के लेक्चर में हम मैटर को क्लासीफाई करेंगे। अच्छा, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को हम कैटेगरीज में डिवाइड करें। अब जब हम किसी चीज़ को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक पैरामीटर लेते हैं जिसके बेसिस पे हम चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि हमें दुनिया के सारे इंसानों को क्लासीफाई करना है तो हम कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। हम उनकी नेशनैलिटी के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं कि भाई कौन किस देश का रहने वाला है। हम उनकी हाइट के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर हाइट रेंज में कौन आता है या फिर दूसरी पर्टिकुलर हाइट रेंज में कौन आता है। हम उनको एज के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं कि किसकी एज 1 से लेके 20 साल तक है, किसकी 20 से 40 साल तक है, किसकी 40 से 60 साल तक है या 60 से 80 साल तक है। ठीक है ना। उसी तरह क्या है, हम मैटर को भी कई सारे बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। हम उनको कलर के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, हम उनको उनके फिजिकल जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है उनके बेसिस पे कर सकते हैं, हम उनके टेक्सचर के बेसिस पे कर सकते हैं, हम उनकी डेंसिटी के बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे हम मैटर को क्लासीफाई कर सकते हैं। लेकिन हम मैटर को प्राइमरीली दो बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं। पहला केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे और दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी हम सिर्फ केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी हम सिर्फ फिजिकल स्टेट की बात करेंगे। यानी कि हम बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की, तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, या फिर बोलें फिजिकल स्टेट क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसके बेसिस पे हम मैटर को सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्लासीफाई करते हैं। दो और स्टेट होती हैं, प्लाज्मा और बीईसी, लेकिन हम उनके बारे में अभी बात ज़्यादा नहीं करेंगे। हम इनके बारे में ही ढंग से समझेंगे। प्लाज्मा और बीईसी के बारे में हम सिर्फ उनकी डेफिनेशन सुनेंगे, पढ़ेंगे और उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। अपने ज़्यादा काम की है नहीं, अपने जितने काम की चीज़ें होंगी हम इसमें कवर करेंगे, वो इस लेक्चर के लास्ट में। ठीक है ना। अब हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। तो केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे क्या होता है, हम मैटर को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक तो सब्सटेंस और दूसरी क्या होती है, मिक्सचर। ठीक है। इस चैप्टर में हम फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मैटर को कैसे कैटेगराइज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, कि सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो सॉलिड की है इज सॉलिड हैव फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। अब इसका क्या मतलब है, सॉलिड की शेप फिक्स क्यों होती है। तो सॉलिड के पार्टिकल क्या है ना, इतना टाइटली होल्ड करके रखते हैं एक दूसरे को कि वो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। मतलब अगर हम बात करें, यहाँ का पार्टिकल अपनी जगह पे रहेगा, ये पार्टिकल अपनी जगह पे ही रहेगा, ये पार्टिकल अपनी जगह पे रहेगा, ऐसे ही सारे पार्टिकल क्या होंगे, वो अपनी जगह पे ही रहेंगे। कोई भी पार्टिकल अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता है। तो अगर हर पार्टिकल जो जहाँ पे है वैसा ही रहेगा तो जो सॉलिड की शेप है वो भी एज इट इज़ रहेगी, वो भी चेंज नहीं होगी। यानी कि पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाएंगे तो शेप चेंज नहीं होगी। शेप चेंज होने का एक ही तरीका है कि पार्टिकल्स मूव कर सकें अपनी जगह से दूसरी जगह पे। सॉलिड के पार्टिकल्स मूव तो करते हैं बट वो अपनी पोजीशन पे ही वाइब्रेट करते हैं, मतलब हम वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं उसको। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो ट्रांसलेटरी मोशन करते हैं, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। अब बात आती है वॉल्यूम की। तो भाई इनका वॉल्यूम इसलिए फिक्स होता है क्योंकि पार्टिकल्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं, यानी कि एकदम पास पास रहते हैं, तो इनके बीच में स्पेस चेंज नहीं होता है। वॉल्यूम कब चेंज होता है, जब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस चेंज होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस चेंज नहीं होता है, इसलिए उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना, या फिर बोले उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है।
अगली बात करते हैं हम, दे हैव हाई डेंसिटी, यानी कि सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। डेंसिटी वर्ड आया है डेंसर से, यानी कि कोई चीज़ कितना पास पास है। यहाँ पे सॉलिड के बारे में बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स आप देख सकते हैं कितने पास पास हैं, ठीक है ना। सारे पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, यानी कि छोटे से वॉल्यूम में बहुत सारे पार्टिकल होंगे, या फिर बोलो जितने ज़्यादा पार्टिकल्स छोटे से वॉल्यूम में सॉलिड के होंगे उतने पार्टिकल लिक्विड के नहीं होंगे। क्योंकि पार्टिकल यहाँ पे बहुत पास पास हैं, यानी कि घने घने हैं, तो हम बोलते हैं कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज इंटरमोलिकुलर स्पेसेस इन सॉलिड आर नेग्लिजिबल, यानी कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो ना के बराबर है। पार्टिकल पहले से ही बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं, उनके बीच में स्पेस सबसे कम है लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में। ये बात ध्यान रखना, जब हम सबसे कम बोलें तो हम लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में कर रहे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड, यानी कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। हमने इससे पहले काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में डिस्कस किया था कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो पार्टिकल्स के बीच में जो सेपरेशन होता है उस पर डिपेंड करता है। अगर पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। अगर पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। अब क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं इसलिए उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, ठीक है ना। लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। इसका मतलब क्या है, इनका वॉल्यूम फिक्स है। रीजन, इनके पार्टिकल्स अभी भी आपस में टच कर रहे हैं, एक दूसरे के पास पास ही हैं, लेकिन इनके पार्टिकल्स सॉलिड की तरह अपनी जगह पे फिक्स नहीं है, ये अपनी जगह से मूव कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे लिक्विड्स होते हैं उनका शेप चेंज हो सकता है। पार्टिकल्स मूव करेंगे तो शेप चेंज होगा, ये बात ध्यान रखना। वॉल्यूम फिक्स इसलिए है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में गैप चेंज नहीं होता है, पार्टिकल्स पास पास ही रहते हैं। नेक्स्ट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन सॉलिड बट मोर देन गैस। कॉमन सेंस की बात है, गैस में पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं, लिक्विड में पास पास होते हैं और सॉलिड में बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। तो जो लिक्विड्स की डेंसिटी होती है वो सॉलिड से कम होती है और गैस से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज इंटरमोलिकुलर स्पेस। सेम बात है कि सॉलिड से इनके बीच में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, तो हम बोलेंगे सॉलिड से लिक्विड में ज़्यादा होता है। लेकिन लिक्विड के कंपैरिजन में गैस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसको हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं कि इंटरमोलिकुलर स्पेस ऑफ गैस इज मच मच मोर देन इंटरमोलिकुलर स्पेस ऑफ सॉलिड्स, ठीक है ना। यानी कि सॉलिड के या लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसके कंपैरिजन में गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो आपसे जब भी हम डबल एरो यूज़ करेंगे तो हम दिखाना चाहेंगे कि किसी चीज़ के बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। नेक्स्ट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉलिड के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा सा ज़्यादा दूर होते हैं, यानी कि इनके बीच में स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, सॉलिड से थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि सेपरेशन पार्टिकल्स के बीच में बढ़ चुका है। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा, लिक्विड में उससे कम होगा और गैस में तो बहुत कम होगा, यहाँ के ना के बराबर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। अब आपने सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टी पढ़ ही ली है, तो गैस की प्रॉपर्टी को आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, ठीक है ना। देख सकते हैं आप गैस के पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत दूर दूर हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ना के बराबर होगा, ठीक है ना। पार्टिकल्स क्या हैं, इनके बीच में गैप अच्छा खासा है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ना के बराबर है।
अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर है तो पार्टिकल्स फ्रीली मूव करेंगे। फ्रीली मूव करेंगे इसका मतलब अब इनकी शेप तो फिक्स वैसे भी नहीं रहने वाली है, पार्टिकल्स के बीच में गैप भी चेंज हो जाएगा, जिसके चलते क्या होगा, इनका वॉल्यूम भी अब फिक्स नहीं रहेगा, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में गैप चेंज हो सकता है। लिक्विड्स और सॉलिड में क्या था, पार्टिकल्स के बीच में जो सेपरेशन था, जो गैप था, जो स्पेस था, वो चेंज नहीं होता था। बट गैस में क्या होगा, पार्टिकल्स फ्री हैं मूव करने के लिए, कहीं पे भी जा सकते हैं, जिसके चलते क्या होगा, इसका वॉल्यूम चेंज कर सकता है। ओके, तो गैस नीदर हैज डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप, यानी कि गैस के पास ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन चेंज हो सकता है, और इसकी शेप फिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। तो लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, इसलिए उनकी शेप फिक्स नहीं है। गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस चेंज हो सकता है, इसलिए उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है। सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस चेंज नहीं हो सकता है, तो क्या होता है, उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डेंसिटी ऑफ गैस इज़ वेरी लो। अब गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, उनके साइज के कंपैरिजन में उनके बीच में जो सेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके चलते क्या होता है, बहुत ज़्यादा एरिया या बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में क्या होता है, बहुत ही कम पार्टिकल्स आ पाते हैं, जिसके चलते पर यूनिट वॉल्यूम में इनका मास कम होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। अब गैस के पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो इनके बीच में जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो हम बोलेंगे सॉलिड के पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस उनसे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बट गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, सेम चीज़ हम बोल सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। अब पार्टिकल्स ज़्यादा दूर दूर होंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगे। गैस में पार्टिकल्स काफ़ी दूर होते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो काफ़ी कम होगा। डन। नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ गैस। अब ये क्या है ना, ये हमारा इस लेक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हम इसमें कुछ पहली बार नया सीखने वाले हैं। इससे पहले आपने सॉलिड और लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी पढ़ रखी होंगी होपफुली, हाँ, बट ये आपने पहली बार सुना है कि वॉल्यूम ऑफ गैस को हम अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स का वॉल्यूम फिक्स होता है, उनके बीच में सेपरेशन चेंज नहीं होता, उनके पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन चेंज नहीं होता है। बट गैस के पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन फिक्स ही नहीं है, उनको जितना भी स्पेस मिलता है वो उतने सारे स्पेस में उनके पार्टिकल्स कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। अब हम गैस के वॉल्यूम को कैसे डिसाइड करेंगे, तो हमने क्या किया, गैस के वॉल्यूम को एक पर्टिकुलर तरीके से डिफाइन किया है, और जब हम किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं तो हम उसको एज इट इज़ मानते हैं। तो गैस के वॉल्यूम को हमने कैसे डिफाइन कर रखा है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच इट इज़ फिल्ड। ये एकदम डेफिनेशन है कि गैस का वॉल्यूम क्या होगा, गैस का वॉल्यूम वो होगा जो उस कंटेनर का वॉल्यूम होगा जिसमें गैस को हमने भर के रखा है, हाँ कि ना। अब हम इसको एक एग्जाम्पल समझेंगे। हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें एक गैस है जिसका वॉल्यूम है V, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, उसकी नॉब को प्रेस किया, ये यहाँ पर उसकी नॉब है, उसकी नॉब को जब हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, सिलेंडर से गैस बाहर निकलेगी और पूरे रूम में उसके पार्टिकल्स इधर उधर घूमेंगे, यानी कि उसके पार्टिकल्स रूम के पूरे वॉल्यूम में हर जगह जाने के लिए फ्री हैं। तो जब गैस सिलेंडर से निकल के पूरे रूम में भर जाएगी तो इनिशियली क्या था, इनिशियली गैस का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर था, ठीक है ना। और बाद में क्या होगा, गैस का वॉल्यूम रूम के बराबर हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे अजम्पशन ये है कि हमने सिलेंडर के वॉल्यूम को बहुत बहुत कम माना है रूम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में। हमने माना है कि सिलेंडर बहुत छोटा है, ठीक है ना, सिलेंडर जो है हमारा वो बहुत छोटा है कंपैरिजन टू रूम, ठीक है ना। तो इनिशियली सिलेंडर का वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम है, बाद में क्योंकि गैस के पार्टिकल्स रूम में पहुंच चुके हैं
तो उसका वॉल्यूम रूम के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। ओके, तो इनिशियली उसका वॉल्यूम V था, फिर V डैश हो जाएगा। जब हम नॉब प्रेस करेंगे तो सारी गैस निकल के सिलेंडर से रूम में आ जाएगी। तो अभी गैस रूम के अंदर है, तो जो रूम का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम है। ओके, नेक्स्ट इज, अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा और एक और स्टेट ऑफ मैटर होती है जिसको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है ना, प्लाज्मा को हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ मैटर विच मेनली कंसिस्ट ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट। तो प्लाज्मा क्या होता है, जब हम पार्टिकल्स को बहुत एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, एक समय के बाद क्या होता है, वो आयनाइज कर जाते हैं। आयनाइज कर जाते हैं मतलब कि वो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, या फिर बोलो कि उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निकल जाते हैं और अंदर उनकी कैटायंस बचते हैं। और प्लाज्मा आपको जनरली, जो हम प्लाज्मा का एग्जांपल देते हैं, हम बोलते हैं कि जो सन है, सन में क्या है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चलते क्या हुआ, जो उसके अंदर गैसेस हैं वो आयनाइज हो गई हैं, तो वो किस फॉर्म में है, प्लाज्मा के फॉर्म में है। हम नियॉन लाइट के बारे में भी बोलते हैं, जो हमारे यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट वगैरह में कहीं पे, जो लाइट से लोग लिखते हैं होटल वगैरह का नाम या अपनी दुकान वगैरह का नाम, उसको बोलते हैं हम नियॉन लाइट। तो उसमें भी क्या होता है, प्लाज्मा होता है। जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है, आजकल उतना नहीं चलती है, तो उसमें भी प्लाज्मा होता है। यानी कि प्लाज्मा जहाँ हर उस जगह हो जाएगा जहाँ पे हम पार्टिकल्स को इतनी एनर्जी दे देंगे कि वो आयनाइज हो जाएं, कि उनसे इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चले जाएं। तो प्लाज्मा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स और गैस के पॉजिटिव चार्ज आयंस का मिक्सचर है। तो हम प्लाज्मा को देखेंगे तो इसमें क्या है कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो प्लाज्मा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के मिक्सचर है। ये गैस की तरह की है, लेकिन इसके पार्टिकल्स जो हैं वो हैं आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो हमें प्लाज्मा के बारे में इतना ही जानना है कि इसके पास पार्टिकल्स के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो सॉलिड से ज़्यादा पार्टिकल्स के पास एनर्जी किसके होती है, लिक्विड के पार्टिकल्स के पास। लिक्विड से ज़्यादा गैस के पार्टिकल्स के पास एनर्जी होती है, और गैस से ज़्यादा प्लाज्मा के पार्टिकल्स के पास एनर्जी होती है। नेक्स्ट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसको लोग BEC भी बोलते हैं। ये क्या होता है, इसको लोग फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी बोलते हैं। इट इज स्टेट ऑफ मैटर विच इज टिपिकली फॉर्म्ड व्हेन गैस ऑफ बोसॉन्स एट वेरी लो डेंसिटी इज कूल्ड टू अ टेम्परेचर वेरी क्लोज टू 0 केल्विन। 0 केल्विन को हम एब्सोल्यूट जीरो भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो 0 केल्विन को अगर हम सेंटीग्रेड स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो वो -273.15 आता है। तो टेम्परेचर जीरो तो नहीं, बट जीरो के बहुत करीब, 0 केल्विन के बहुत करीब टेम्परेचर पे हम बोसॉन्स की जो गैसेस होती हैं उनको कूल करते हैं। तो क्या बनता है हमारा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोसॉन क्या होते हैं आप पूछेंगे, बोसॉन भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की तरह सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इनके बारे में आप बहुत बाद में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, हालांकि आपको 12th क्लास तक इसके बारे में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो आपको यही जानना है कि बोसॉन की जो गैसेस होती हैं जो बहुत ही लो डेंसिटी हैं, आपको ध्यान रखना है कि बोसॉन है बहुत लो डेंसिटी है और टेम्परेचर बहुत कम है, क्लोज टू 0 केल्विन। इतना आपको बोसॉन के बारे में याद रखना है, बाकी आपके कुछ काम का नहीं है। ठीक है ना, तो प्लाज्मा के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले हैं और जो BEC के पार्टिकल हैं वो सबसे कम एनर्जी वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत 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 कम है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स के पास एनर्जी बहुत कम है। तो हम बोल सकते हैं सॉलिड लिक्विड गैस में जो प्लाज्मा है और बोसॉन है, या फिर बोलो BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये जस्ट अपोजिट हैं कि यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे लिक्विड है, इधर गैस है, गैस के इधर है प्लाज्मा और सॉलिड के इधर है क्या, BEC। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। हमने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ये क्वेश्चंस आप ट्राई करिए और इनके सॉल्यूशंस हम अगले वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में देंगे। ठीक है ना, तो अगर आपको लगता है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप अगले वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक चेक कर सकते हैं।
तो आपको इन 4 क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। सॉरी, ये 3 होना चाहिए, ओके। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, ओके। तो होपफुली आपको मज़ा आया होगा और आपको सारी चीज़ें समझ में भी आई होंगी। तो इन 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा और मस्त रहिए और मस्त होके पढ़िए, ठीक है।